एक 26 से 27 साल की महिला जो कि देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। एक रात वो अपने पति के साथ कमरे में सोई रहती है। पति गहरी नींद में सो चुका रहता है। तभी जो खूबसूरत महिला होती है अपने छत से एक रस्सी लटकाती है और उसी रस्सी के सहारे दो आदमी छत के ऊपर चढ़ते हैं। इसके बाद अपने पति के ही बगल में सो के उन दोनों के साथ बड़े ही अननेचुरल तरीके से संबंध बनाती है। और जबकि ये सारा नजारा उस खूबसूरत महिला का ससुर अपने आंखों से देख रहा था। बाकी ये सिलसिला एक दिन का नहीं था, ये महीनों से चल रहा था। बाकी एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है? तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए और एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि रोज आप लोगों तक नई नई कहानी, नई नई बातें लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है भरतपुर, और इसी भरतपुर का एक छोटा सा गांव चांदपुर, यही का रहने वाला ठाकुरदास। ठाकुरदास की पत्नी का नाम शालिनी, इनका एक बेटा रहता है रितेश। रितेश बेहद चंचल स्वभाव का रहता है, पढ़ाई लिखाई में तेज तर्राक रहता है। पर जो ये ठाकुरदास है मेहनत मजदूरी का काम करता है, जिससे कि अपने परिवार का गुजर बसर करता है। रितेश 10वीं की तो पढ़ाई करता है, बाकी 11वीं की पढ़ाई के लिए उतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि ये आगे की पढ़ाई करे। अब ये भी अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने लगता है, वक्त गुजारने लगता है। बाकी जैसे ही रितेश 19 से 20 साल का होता है, ठाकुरदास सोचता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि शालिनी की ज्यादातर तबीयत खराब रहती है। ठाकुरदास सोचता है कि घर में बहू आ जाएगी तो थोड़ी शालिनी की भी मदद हो जाए करेगी, इसलिए अब इस रितेश की शादी के लिए लड़की की तलाश में लग जाता है, कई लोगों से कहता भी है। तभी गांव का ही एक व्यक्ति एक रिश्ता बताता है, जो कि पड़ोस के ही गांव बिलासपुरा की लड़की रहती है, जिसका नाम ज्योति रहता है। ज्योति देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, साथ ही अपने ही इलाके से वो इंटर तक की पढ़ाई की रहती है। वो भी बहुत ज्यादा संपन्न परिवार की नहीं रहती है, गरीबी परिवार की ही लड़की रहती है। बाकी कहते हैं कि ऊपर वाले कुछ देते हैं तो कुछ कमियां छोड़ देते हैं। गरीब घर में तो थी, पर खूबसूरती बेहद थी। अब इस ज्योति को ये लोग रितेश के लिए पसंद करते हैं और एक डेट मुकर्रर होती है। उसी डेट पे रितेश और ज्योति की शादी हो जाती है। ज्योति जब दुल्हन बन के रितेश के पास आती है, रितेश के घर आती है, तो रितेश भी बेहद खुश होता है, क्योंकि रितेश जो रहता है सांवला रहता है, दुबला पतला रहता है। वहीं उसकी पत्नी जो रहती है बिल्कुल दूध की तरह गोरी, सुनहरे बाल, आंखें नीली। अब हर कोई देखता है तो एक बार ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि अगर जो किस्मत हो तो रितेश की तरह, भले कम पढ़ा लिखा है, बाकी देखो उसकी पत्नी बेहद हसीन और बेहद खूबसूरती मिली है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब रितेश को यह लगता कि अब अपने परिवार को चलाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और कुछ अच्छा काम करना चाहिए।
जिससे कि उसकी एक मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम शैलेंद्र होता है। और शैलेंद्र मार्केट में एक तरह से मानिए तो होलसेलर का काम करता है, जिसके दुकान से किराने का छोटी छोटी दुकानों पे सामान जाता है और कई लोग इसके अंडर में काम करते हैं। अब इससे जब ये रितेश मिलता है तो धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। अब शैलेंद्र कहता है कि इधर उधर ठोकर खाने से अच्छा है कि तुम मेरा काम करो, इसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा गाड़ी से कुछ किलोमीटर जाना आना पड़ेगा सामान पहुंचाने पैसा लेने। अब ये काम रितेश करने लगता है और जब रितेश करने लगता है तो अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं, जिससे कि उसके परिवार का गुजर बसर बढ़िया से चलने लगता है। अपनी पत्नी का भी खूब ख्याल रखने लगता है, जो चाहे उस दिलवाता। अब जैसे 3 से 4 महीने का वक्त गुजरता है शादी, वैसे ही रितेश एक दिन शहर से कुछ सामान पहुंचा के और कुछ सामान लेके आ रहा था, तभी उसकी भिड़ंत एक पिकअप से होती है और एक बाइक से जाके दूर गिरता है, एक पत्थर से टकराता है। अभी सूचना रितेश के घर वालों को और साथ ही उस जो डीलर रहता है, इसका जो मालिक रहता है शैलेंद्र, उसको तो दी जाती है। शैलेंद्र मौके पे पहुंचता है और भाग के रितेश को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। परिवार वाले भी पहुंचते हैं, ठाकुरदास और पत्नी शालिनी और रितेश की पत्नी ज्योति, सभी पहुंचते हैं हॉस्पिटल। इलाज रितेश का शुरू हो जाता है। बाकी जैसे ही 1 से 2 दिन गुजरते हैं, जब रितेश होश में आता है तो पता चलता है कि उसकी आंखों से दिख ही नहीं रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन में गंभीर चोट आने की वजह से रोशनी चली गई, दिक्कत हो गई। हो सकता है दवा चलती रहे तो कुछ समय बाद दिखने लगे। अब इधर जब ये बात शालिनी सुनती है तो एक ही बेटा, वो भी अंधा हो गया और बहू इतनी खूबसूरत, साथ में ज्योति भी अब परेशान हो जाती है। बाकी अब इस परेशानी का सबब कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो अंधा हो चुका था। दवा के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, दुआ के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। वक्त गुजरने लगता है। बाकी कहते हैं गरीबी की लुगाई और शौक की भौजाई ये लोगों को बड़ा ही पसंद आती है। यानी किसी गरीब की पत्नी हो और शौकिया कोई भौजाई मिल जाए तो हंसी ठिठोली करने में बड़ा ही लोगों को मजा आता है। अब इस ज्योति से गांव के ही 2 दबंग, एक तो जमींदार का लड़का सोनू और दूसरा इसी सोनू का दोस्त विकास, अब इन दोनों की नजर इस जो कि रितेश के घर पे टिक जाती है। अक्सर आते जाते उसके घर पे देखते। अब ज्योति भी अपने पति को दिलासा देती कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा के चलाऊंगी। अगर जो मेरी भी आंख चली जाती तो तुम क्या मुझे छोड़ देते। अब ये तमाम तरह की बातें थी। वक्त गुजरते रहता है। बाकी अब कभी भी रितेश को कोई दिक्कत होती, ज्योति को कोई दिक्कत होती, सोनू अचानक से पहुंचता और इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेता। रितेश को हॉस्पिटल लेके जाना हो, दवा लाना हो, तमाम चीजें करने लगता है। अब जिससे कि ज्योति के नजर में अच्छा साबित होते जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, ज्योति भी इस सोनू के अब नजदीक होने लगती है। और एक दिन ऐसा नजदीक होती है कि जो नहीं होना चाहिए था वो होना था। ये ज्योति और सोनू एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं ज्योति के ही घर में। अब ठाकुरदास तो मेहनत मजदूरी के चक्कर में दिन भर इधर उधर रहता। वक्त गुजर रहा था, मौका देख के पति घर में ही रहता था। बाकी सोनू दबे पांव आके ज्योति के साथ संबंध बना लेता था। तो कहते हैं ऐसी बातें छिपाने से छिपती नहीं, आस पड़ोस में लोगों को जरूर पता चल जाती है। अब ये बात कहीं ना कहीं ठाकुरदास को पता चलने लगती है। अब ठाकुरदास अक्सर सोनू के आने जाने पे पाबंदी लगाने लगता है। अब सोनू कभी कदार अब आता, 4-6 दिन पे मौका मिलता तो ज्योति के पास आता। और इधर ज्योति भी अब इस सोनू के लिए बेचैन रहती। सोनू की उम्र मात्र 23 से 24 साल।
अब ज्योति भी परेशान सोनू के लिए। एक दिन दोपहर का समय रहता है, ये जो सोनू ये ज्योति के पास जाता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं, ये हड़बड़ी में भूल जाते हैं कि दरवाजा खुला है और सोनू को ढूंढते ढूंढते विकास चला आता है। और विकास घर में बिना कुछ कहे घुसता है और जब घुसता है तो ज्योति और सोनू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जबकि वहीं बगल में अंधा रितेश एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसे कोई खबर ही नहीं। अब जब ये बात विकास देखता है तो ये दोनों डर जाते हैं, कहते हैं कि ये बात किसी से कहना नहीं, वरना हम लोगों का मिलना मिलाना मुश्किल हो जाएगा। विकास कहता है कि ठीक है, मैं कहूंगा तो नहीं, पर इसके बदले में मुझे भी वही करना है जो सोनू तुम्हारे साथ करना है। अब दोनों के पास रास्ता कोई रहता नहीं और सोनू भी ज्योति से कोई प्यार तो करता नहीं था। जिस्मानी भूख की वजह से वो अपने जिस्म की आग को ठंडी कर रहा था, अपनी हवस की आग को ठंडी कर रहा था। अब विकास भी वही काम करने लगता है। अभी दोनों बारी बारी से कभी एक ही साथ, अभी ज्योति के साथ संबंध बनाने लगते हैं। सिलसिला लगातार चलते रहता है, वक्त गुजरते रहता है। अब मामला ये हो जाता है कि पड़ोस वाले कहते हैं कि पहले तो एक आता था, अब दोनों आते हैं। अब ठाकुरदास अपनी बहू से कहता है कि ऐसा है कि घर के सारे काम मैं खुद निपटा लिया करूंगा, इनको आने की घर में जरूरत नहीं है। अगर जो ये घर में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बात ज्योति इन दोनों से कहती, सोनू और विकास से। अब इनका आना जाना घर में बंद हो जाता है। बाकी अब इधर इन दोनों की तड़प ज्योति के लिए और ज्योति की तड़प इन दोनों के लिए, क्योंकि रितेश तो अंधा हो चुका था, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से एक तरह से मानिए तो टूट चुका था, और इधर शालिनी भी अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। कुछ समय के बाद चिंता की वजह से शालिनी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, रितेश की माँ। अब इसके बाद घर में भी कोई नहीं रहता। ठाकुरदास से मेहनत मजदूरी के काम से निकल जाता, दिन भर थक मान के घर आता। अब जब ये दिन में घर नहीं आ पाते सोनू और विकास, तो ज्योति एक तरकीब लगाती, वो ऊपर वाले माले के कमरे में सोती अपने पति के साथ। अब एक दिन चद्दर दो लपेटती है, उसकी रस्सी जैसी बनाती, छत से नीचे लटकाती है। विकास और सोनू को फोन करती है, बारी बारी से उसी चद्दर के सहारे दोनों ऊपर चढ़ते और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से इस ज्योति के साथ संबंध बनाने लगते हैं, जिसकी चीखें अब उस कमरे से बाहर भी आने लगती। बाकी ज्योति अक्सर अपने पति रितेश को नींद की दवा दे देती, वो अचेत अवस्था में सो जाता। बाकी एक दिन ये ठाकुरदास जगता रहता है और सोचता है कि बहू के कमरे की लाइट भी जल रही है, कुछ आवाजें आ रही। आज से पहले तो ये आवाजें आती नहीं थी। अब उठ के इसको देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि एक रस्सी लटकी हुई, एक चद्दर की रस्सी लटकी हुई। और वो जब छत के पास खिड़की के फाक से झांक के देखता है तो देखता है कि उसकी जो खूबसूरत बहू है ज्योति, वो नग्न अवस्था में, और उसके साथ सोनू और विकास, ये भी दोनों नग्न अवस्था में, और कुछ इस तरह से वो संबंध बना रहे जिसकी ठाकुरदास ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अब इस नजारे को तो देखता है, बाकी वो चुपचाप अपने बिस्तर पे आके सो जाता है और उस दिन को कोसने लगता है जब उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, और साथ ही ऊपर वाले से कहने लगता है कि क्या मेरी आंखें इसी दिन के लिए खुली हैं, मेरी ही आंखें फूट जाती तो अच्छा रहता। बाकी अब ये परेशान तो होता है। अब धीरे धीरे इस नजारे को कई दिन देखता है। जब ये सहन शक्ति से बाहर होता है तो एक दिन एक फैसला लेता है। जैसे ही रात के 12 से 1 बजे दोनों कमरे के भीतर जाते हैं, दोनों नग्न अवस्था में होते हैं, ज्योति भी नग्न अवस्था में होती है, इन दोनों के साथ संबंध बना रही होती है। उसी बीच अब ठाकुरदास क्या करता है कि पहले से पेट्रोल ला के रखता है, पूरे कमरे के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और ऐसा करता है कि पेट्रोल कमरे के भीतर भी जाने लगता है।
और बाहर से कुंडी लगा देता है। अब ये जो सोनू और विकास हैं, ये जब दोनों देखते हैं कि पेट्रोल आ रहा है, इसकी स्मेल से अब दोनों डर जाते हैं। अब सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा बाहर से बंद है। कहते हैं कि जब चारों तरफ आग लगी होती है तो चिंगारी कुएं में पहुंच ही जाती है। अब ये जो व्यक्ति है ठाकुरदास, ये माचिस की तीली छोड़ता है, तुरंत घर में चारों तरफ आग लग जाती है। तीनों चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बाकी इनको बचाने वाला कोई होता नहीं है। रात का समय होता है, जब तक इनकी चीखें बाहर पहुंचती तब तक ये पूरी तरह से झुलस चुके रहते हैं। दरवाजा टूट नहीं पाता हड़बड़ी में, पेट्रोल की आग थी, पूरे घर में आग लग जाती। अब जब उस कमरे में आग लग जाती है, सामान जलने लगते हैं, इसके बाद ये तीनों भी उसमें झुलसने लगते हैं। अब ये सारा नजारा ठाकुरदास अपनी आंखों से देखता रहता है और हंसता रहता है। कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं, जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि तीनों पूरी तरह से जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। पुलिस को फोन करते हैं। अब पुलिस जब आती है तो पहले तो इनको एम्बुलेंस में डालती है, हॉस्पिटल लेके जाती है। बाकी जब इनका हॉस्पिटल में इलाज चलने लगता है, इसके बाद ठाकुर से पूछती है, ठाकुरदास से पूछती है पुलिस की ऐसा किसने किया। तो बिना सकुचाए बिना शर्माए वो कहता है कि ये मैंने किया, और मैं ये कई दिनों से अपने आंखों से देख रहा था कि मेरा बेटा अंधा हो चुका है, और उसी के आंखों के सामने, वो देख नहीं सकता, उसी के सामने हमारी बहू गांव के ही दो रसूखदार लोगों के साथ ऐसा कर रही, नाजायज संबंध बना रही। मैं अपने प्लानिंग के तहत अपने बेटे को अपने कमरे में बुला लिया। इसके बाद मैंने उपाय किया पेट्रोल का, पेट्रोल डाल के मैंने आग लगा दी तीनों, ताकि जल जाए। इनकी करनी का इनको फल मिल चुका है। अब जब पुलिस से जानती है तो अब इसी के कहने पे ठाकुरदास को तो जेल में डाल देती है, कई धाराएं लगा के, क्योंकि यहाँ 3 लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई थी। और यहाँ अब इनका इलाज चलने लगता है। बाकी लगभग 6 महीने के भीतर ही ये स्वस्थ हो जाते हैं। बाकी जलने के दाग तो नहीं जाते हैं, पूरी तरह से बदसूरत हो चुके रहते हैं। जो ज्योति, जिसको लोग देखने से कहते थे कि बड़ी ही खूबसूरत है, इतनी हसीन है कि किस्मत वालों को मिले। अब इस समय ज्योति की हाल वो होती है कि ज्योति बिल्कुल बदसूरत हो चुकी रहती है। अब इधर ठाकुरदास भी तमाम कोशिश करके वेल पे बाहर आता है और अपने अंधे बेटे के साथ अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा है। बाकी जैसे ही कुछ समय इलाज होता है, रितेश को भी दिखना शुरू हो जाता है। और जब रितेश को दिखना शुरू हो जाता है और जब वो अपनी पत्नी को देखता है धुंधली आंखों से, तो एक दिन पूछता है अपने पिता से कि ज्योति के साथ क्या हुआ, या मेरी आंखों से दिख ही नहीं रहा है सही। तब ठाकुरदास सारी बात बताता है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मैंने भी घर में आग लगा दी। अब तीनों की सूरत तुम पहचान नहीं पाओगे। अब इस पे रितेश में और ज्योति में मनमुटाव तो हो जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, रितेश की आंखें जब पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, तब तक ज्योति की बदसूरती और भी बद से बदतर हो जाती है। और वो गांव में अब घूम घूम के मांगती और खाती। अब दशा ये हो जाती है कि वो रोड पे घूम घूम के मांगने खाने लगती है। और यही रितेश जब अच्छा हो जाता है तो रितेश एक औरत जो कि तलाकशुदा रहती है उसको देख के उसके साथ शादी करता है और अपने पिता के साथ जीवन का गुजर बसर कर रहा है। पर यहाँ ज्योति और सोनू और विकास की इनकी जिंदगी तो तबाह और बर्बाद पूरी तरह से हो गई। किसके चलते? मात्र अपने स्वार्थ के चलते और हवस के चलते। तो ऐसी ऐसी वारदातें हो जा रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं। फिर भी लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए।
तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? इसमें जो ज्योति के साथ हुआ, सोनू विकास के साथ हुआ, क्या सही था जो ठाकुरदास ने फैसला लिया, या गलत था? ठाकुरदास को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, या ठाकुरदास को रिहा कर देना चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोगों के सलाह के भरोसे, आप लोगों के विश्वास के भरोसे मेरा भी हौसला बढ़ता रहता है। मेरी भी एक कोशिश रहती है कि हम लोग आप लोगों तक रोज रूबरू हों, रोज आप लोगों को एक नई कहानी सुनाएं। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अगर जो हो सके तो अपने नाम के साथ अपने इलाके का, अपने मोहल्ले का, अपने कस्बे का नाम भी साझा किया करिए, और साथ ही अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।